आपने गॉडजिला इन हेल नामक सीरीज में ये तो जान ही लिया होगा कि गॉडजिला एक ऐसे गहरे गड्ढे में चला जाता है जो उसे नर्क की ओर ले जाती है तथा नर्क में पहुंचने के बाद उसे कई खतरनाक दैत्यों से सामना करना पड़ता है, पर अंततः जीत गॉडजिला की ही होती है और वो उस नर्क से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। पर अब जो सीरीज हम लाने वाले हैं उसमें गॉडजिला नर्क से भी बदतर जगह में गिरने वाला है और वो जगह है डिफरेंट स्पेस एंड टाइम, जहां गॉडजिला का मुकाबला न सिर्फ डायनासोर जैसे जीवों से होगा बल्कि इसका सामना मार्वल यूनिवर्स के अवेंजर से लेकर ग्रीक गॉड से भी होने वाली है। पर क्या इस भंवर से निकल पाएगा गॉडजिला? जानने के लिए इस सीरीज का अंत तक लुत्फ उठाएं। एपिसोड नंबर 1, गॉडजिला ने जापान बचाया। प्राचीन जापान, साल 1274। कहानी की शुरुआत में दो कबीले आपस में लड़ रहे होते हैं ताकि एक दूसरे के जमीन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जा सके। एक ही देश और एक ही जमीन पर रहने वाले लोगों के इस घमासान युद्ध को अचानक एक विराम लग जाती है जब एक बूढ़ा व्यक्ति दोनों गुटों को कहता है, आपस में युद्ध करना हमारे देश के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तभी योद्धा पूछते हैं, इस युद्ध से भयानक और क्या गंभीर का विषय है? जिस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, चीन के विजेता कुबलाई खान द्वारा करीब 40,000 सैनिक तथा क्रूर सेंगजिन खान के नेतृत्व में 900 मंगोल जहाज जापान को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। सेंगजिन खान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये ड्रैगन मॉन्स्टर है जो पौराणिक दैत्य गाइगेन तथा मेगालोन को कंट्रोल करता है। इसलिए यदि आपस में हम इसी तरह लड़ते रहें तो मंगोल सैनिक न सिर्फ जापान के लोगों का अंत करेंगे, इसके साथ ही ये हमारी संस्कृति को हमेशा के लिए कुचल कर रख देंगे। इसलिए अपने संस्कृति को बचाना है तो हमें सारे मतभेदों को भुलाकर एक होना पड़ेगा। दोनों कबीले बूढ़े व्यक्ति की बात मान लेते हैं। तभी हमें पता चलता है उन कबीलों में एक महिला योद्धा भी थी जिसका जिक्र आगे भी होने वाला है। खैर, यहाँ सभी योद्धा बूढ़े व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा ताकि जापान सुरक्षित रह सके। बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हें एक ऐसी यात्रा से गुजरनी होगी जो काफी लंबा और जोखिम भरा होने वाला है, क्योंकि तुम सबका सामना खुद मौत से होने वाला है। इसलिए अगर खुद को जिंदा रखना हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, युद्ध में जीत। ये बात सत्य है कि जीत आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, पर एक बात ध्यान रखना, या तो मुश्किलों का मिलकर सामना करो या अलग अलग होकर मारे जाओ। साथ ही बूढ़ा व्यक्ति बताते हैं कि माउंट पोर्टरो के शिखर पर युद्ध के मैदान में आपको एक मंदिर मिलेगी जहां जापान का मोक्ष आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सावधान रहे, वो मोक्ष जितना प्राचीन है उतना ही भयंकर है। सभी योद्धा बूढ़े व्यक्ति की बात मान लेते हैं और उनमें से 2 योद्धा सफर पर निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही ये अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं उसके सामने पहली चुनौती आती है, पहाड़ों पर चढ़ते वक्त आने वाली एक भूकंप, जिसके प्रभाव से एक योद्धा पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर रहा होता है कि तभी दूसरा योद्धा जो कि एक फीमेल थी वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा भार ज्यादा देरी तक संभाल नहीं पाऊंगी। तभी वो योद्धा जवाब देता है कि वो बूढ़ा बेवकूफ था जिसने एक लेडी को इस सफर पर भेजा, जिस पर इस महिला को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे तुरंत ऊपर खींचती है और उस पर हमला करने को तैयार हो जाती है। इस प्रकार पहले इम्तिहान में ही ये अलग अलग हो गए हैं, जिस वजह से इनके चारों ओर विशाल केकड़े इकट्ठा होने लगे। पर वो महिला अपनी तीरंदाजी की कौशल कला तथा पुरुष योद्धा अपने तलवार से उन केकड़ों का तुरंत सफाया कर दिया एवं वो बूढ़े व्यक्ति की बात को समझ गए कि हमें जिंदा रहना है तो एक साथ रहना होगा। और फिर वे मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। पर मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें अपने सामने एक प्राचीन राक्षस यामाता नो ओरोची दिखता है। यह एक ऐसा राक्षस है जिससे आइडिया लेकर किंग गिद्दोरा का निर्माण किया गया है। यामाता नो ओरोची ही एक ऐसा जीव था जो जापान को बर्बाद होने से रोक सकता था। पर इतने विशाल जीव को देखकर दोनों योद्धा हैरत में पड़ जाते हैं। तभी अचानक बहती हवा के बीच एक शोर सुनाई पड़ती है। तभी बादलों के बीच से 2 जुड़वा एंजल्स वहां प्रकट होती है और बताती है, योद्धाओं, तुम्हें यामाता नो ओरोची को अपने नियंत्रण में लाना होगा। इसलिए दोनों देवियां महिला योद्धा के तीर में पवित्र शक्ति डालती है तथा उसे यामाता पर निशाना साधने को कहती है। तीर सीधे यामाता के सिर पर जा लगता है, जिस पर यामाता भी एक पल को चौंक जाता है। लेकिन दूर से उसी वक्त कोई जागता है, जो कि सबसे बुरा कुछ होने का संकेत था। दूसरी तरफ समुराई योद्धा को देवियां कुछ प्राचीन मूर्तियों की ओर ले जाती।
और कहती इन्हीं मूर्तियों के सहारे यामाता को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये सुनते ही एक पल को समुराई योद्धा को उम्मीद की एक किरण नजर आती है, लेकिन तभी ये प्रकट होता है। यामाता महिला योद्धा को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तभी समुराई उसकी जान बचा लेता है क्योंकि उसके पास वो मूर्ति आ चुकी थी। ये देखकर दोनों योद्धा को लगता है कि यामाता के सहारे अब जापान को बचाया जा सकता है, लेकिन उसी बीच यामाता के सामने एक जीव प्रकट होता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक गॉडजिला था। दोनों मॉन्स्टर के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। जिस मुकाबले में गॉडजिला काफी कम वक्त में ही यामाता से उसके प्राण को खींचकर बाहर निकाल देता है। यह दृश्य देख दोनों योद्धा को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, पर किसी तरह ये गॉडजिला का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि अपनी योग्यता को साबित करने के बाद और महादैत्य को जगाने के बाद वहां से किसी चील की भांति से निकल जाना ही उचित है, क्योंकि गॉडजिला किसी का पीछा नहीं छोड़ता। और यही दोनों योद्धा का अंतिम लक्ष्य था, क्योंकि जापान को कोई यामाता नो ओरोची नहीं बल्कि शक्तिशाली गॉडजिला ही बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि जापान पर जो सैनिक हमला कर रहे हैं वो इंसान के रूप में स्वयं दानव थे, तथा उनके साथ गाइगन तथा मेगालोन ने तो आधे शहर को तबाह करके रख दिया था। लेकिन इससे पहले कि दोनों मॉन्स्टर जापान को पूरी तरह से बर्बाद करते, दोनों योद्धा के पीछे भागता गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और आते ही गॉडजिला दोनों योद्धा को छोड़ गाइगन और मेगालोडोन पर जा टूटता है। गॉडजिला के हमले से मंगोल सेना तथा गाइगन एवं मेगालोन भी हताश हो उठते हैं। तभी कमांडर सेंग जिन खान अपने हाथों में से कोई यंत्र निकालता है और उससे दोनों मॉन्स्टर को एक साथ गॉडजिला पर हमला करने का इशारा देता है। दोनों मॉन्स्टर ठीक वैसा ही करते हैं और इस बार गॉडजिला पर दोनों भारी पड़ने लगते हैं। जापानी योद्धा इस पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी महिला योद्धा अपने मंत्रित तीर से सेंग जिन खान के इस यंत्र पर निशाना साधती है, जिस पर यह जादुई तीर सभी सैनिकों के बीच से होते हुए इस यंत्र को ध्वस्त कर देती है। यंत्र के टूटते ही कमांडर का दोनों मॉन्स्टर से नियंत्रण टूट जाता है, जिस बात का फायदा उठाते हुए गॉडजिला दोनों मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है और इस प्रकार गॉडजिला जापान की रक्षा करता है। अब दोनों योद्धा उस बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं और समुराई बूढ़ा से कहता है अब इस मूर्ति का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यामाता नहीं रहा। इसलिए वे इस मूर्ति को नष्ट करने का फैसला करते हैं और जापान पर अगर मंगोल फिर से हमला करने की सोचे तो इस बार हमें कोई जादुई शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। और कहानी यही समाप्त हो जाती है। पर आगे की सीरीज में गॉडजिला खुद ग्रीक गॉड से लड़ने वाला है, इसलिए अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।